Everyone, welcome to Adi IS. In this topic, we will be discussing the intellectual property rights. Myself, Rahul Bansal. You can contact me through these links of Telegram and Gmail. Or query or any doubt you have, you can contact us, and we will sure to sort out that doubt of yours. Before we begin, there is a question for you. Consider the following statement. TRIPS is a binding on all member of the WTO. TRIPS is a intellectual property right treaty, trade related intellectual property aspect of intellectual property rights. And second is patent and licenses are required to annually submit to the patent office under Patent Act 1970 rules. Okay, and third statement is India misuses compulsory licensing, so Western countries want quid pro quo on India's stance. World Intellectual Property Organization WIPO is an agency of WTO. इसको मैंने स्लाइड्स में अच्छी तरह डिस्कस किया है एक एक टॉपिक को, और ये इसके ऑप्शंस हैं. सो बी फोकस ऑन द स्लाइड्स. Before we begin, this is the table of content. This is going to be a long video, I guess 40 to 45 minutes. So moving on, ये टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा. IPR हम लोग डिस्कस करेंगे, and then we will be discussing this law and rules that governs the intellectual property rights of India as well as the World Intellectual Property Right Organization. टिप्स भी डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है, जीआई इंडिकेशन टैग्स क्या होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट क्या है इसके अंदर, और ये लॉ भी डिस्कस करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और इंडियन क्योंकि एग्रीकल्चर इशू भी आजकल चल रहा है, तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और एक नेशनल आईपीआर पॉलिसी क्या रही है इंडिया की, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू 5 मेजर चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, पेटेंट एवरग्रीनिंग होती है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे. कंटेंट देने का आइडिया ये रहता है टेबल की आपको पता चले कि स्लाइड्स में क्या क्या हम पढ़ाने वाले. आईपीआर होता क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इंटेंजिबल होती है, यानी कि आप उसको छू नहीं सकते. जैसे हम दिमाग की नॉलेज को हम छू नहीं सकते, वैसे ही ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है. इंटेंजिबल मतलब ना छूने वाली, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट. क्योंकि हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, डिस्कवरी करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, वो हम एक ह्यूमन इंटेलेक्ट पर करते हैं, तो उसको हम छू नहीं सकते हैं. कोई डिज़ाइन बनाते हैं, कोई अपनी दवाई निकालता है, कोई कुछ रिसर्च करता है, तो वो एक ह्यूमन इंटेलेक्ट होता है, ना कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मशीन से बनाया जा रहा है. तो उसके लिए हम एक राइट रिजर्व रखना चाहते हैं कि मेरी ये खोज थी, मेरे दिमाग ने ऐसा मतलब मैंने इस पर काम किया, मैंने रिसर्च किया, मेरी मेहनत लगाई है, तो मुझे कुछ राइट्स दो इसको प्रिजर्व करने का, ताकि मैं मैंने जो रिसर्च की थी, मेरी रिसर्च पे जो पैसा लगा था उसको रिकवर कर सकूं, या फिर अदर बेनिफिट मैं उससे ले सकूं. इट रेफर्स टू क्रिएशन, इन्वेंशन हो सकता है, कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क होता है, सॉन्ग्स होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, डिज़ाइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स, यानी कि जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, कंपनीज होती है, वो भी अपना डिज़ाइन, लोगोज वगैरह सब कुछ रिजर्व करा देते हैं. पर्पज़ क्या है, टू इनक्रेज द क्रिएशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ इंटेलेक्चुअल गुड्स. ठीक है, जो बना रहा है, जिसने कोई प्रोडक्ट निकाला है, उसको एनकरेज करने के लिए. स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ इनोवेटर्स एंड वाइड पब्लिक इंटरेस्ट. अब वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट कैसे वो करेगा, ताकि भाई हम किसी को अगर आईपीआर के अंदर कुछ राइट्स मिल रहे हैं, तो उस राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी होंगी ना, तो उसी लिए वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट की वो एक्सोर्बेंट चार्जेस तो नहीं ले रहा अपनी दवाइयों के. कई कंपनीज होती है, वो चाहती हैं कि हमारी दवाइयाँ बहुत ही महंगी बिके मार्केट के अंदर आके. आईपीआर के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया जाता है, जैसे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है. ड्रग प्राइस हमारी फार्मेसीज प्राइसेस कंट्रोल करती है. इवन जो जिस पे हमने पेटेंट दिया हुआ उसके भी प्राइसेस वो रेगुलेट करती है. लॉज एंड रूल दैट गवर्न आईपीआर. सबसे पहले आई थी पेरिस कन्वेंशन. पेरिस कन्वेंशन आई थी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. देखो, पहले तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जो भी, ठीक है, तो सोच के देखोगे तो उसी पर ही प्रोटेक्शन मिलने के लिए ये लोग बोल रहे होंगे. तो सबसे पहले पेरिस में कन्वेंशन हुई, ठीक है, और पेरिस भी ध्यान रखना है, तो यूरोप की साइड वो इंडस्ट्रियलाइज सारा था, तो वहीं पर तो वहाँ पर आया होगा 1883 में ये कन्वेंशन हुई थी. इन्होंने इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया था.
उसके बाद आई बर्न कन्वेंशन। बर्न किसकी कैपिटल है? स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है। ये दोनों यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। उसमें इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क पर, जो लिटरेरी नॉवेल्स वगैरह होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया। उसके बाद ये दोनों कन्वेंशन आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंडर ये दोनों ही कन्वेंशन एडमिनिस्टर करता है, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे ये कन्वेंशंस काम करेंगी, ठीक है, उनके अंदर पॉलिसी डिसीजन क्या क्या होंगे, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, ये सारा इसके अंदर आता है। ये ध्यान रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस और बर्न कन्वेंशन आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय WIPO. IPR is outlined in Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights. ह्यूमन राइट्स में क्यों है? अब ये बहुत बड़ा कि ये बोलता है ह्यूमन राइट्स में इसलिए आए कोई भी कि कोई भी इन्वेंशन करता है, कोई भी कुछ नया इन्वेंट करता है, तो उसको एक्सेस करने का राइट, every person has the right to get the benefit out of it, and not only that, every person who discover has the right to be protected. तो इसलिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आया है आर्टिकल उसका 27। और WTO गवर्न्स IPR थ्रू ट्रिप्स। अब WTO कैसे गवर्न करता है IPR को? WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वो है, इन्होंने ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, WTO इसके थ्रू गवर्न करता है। और ये दोनों कन्वेंशन किसके थ्रू गवर्न एडमिनिस्टर होती है? WIPO के अंदर, ठीक है, और ट्रिप्स होता है WTO के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी आता है। मेकिंग सेंस एंड मूविंग ऑन, ये WIPO के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर पेरिस और बर्न की कन्वेंशन आती है। पेरिस वाली है इंडस्ट्रियल, बर्न वाली है आर्टिस्ट एंड लिटरेरी वर्क वाली। दोनों ही इसके अंडर आती है। सो मूवी WIPO हैज was created to promote and protect IP across the world by cooperating with countries as well as international organization, ठीक है। इसको और इट बिगेन ऑपरेशन इन 1970। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। ये बात ध्यान रखने की है कि WIPO इज़ एन एजेंसी ऑफ UN। अभी हम देखें WTO UN की एजेंसी नहीं है, ऑल्दो इट मेंटेन रिलेशन विद द स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द UN, मगर WTO नहीं है। WIPO दोनों अलग है, ट्रिप्स अलग है, बर्न और पेरिस कन्वेंशन अलग है। बर्न और पेरिस कन्वेंशन आती है WIPO के अंडर, और ट्रिप्स आती है WTO के अंदर। WTO UN का हिस्सा नहीं है, एजेंसी नहीं है। WIPO UN की एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। जैसे बर्न कन्वेंशन था, बर्न कन्वेंशन कहाँ थी? बर्न कहाँ था? कैपिटल स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो उससे हम याद रख सकते हैं WIPO, बर्न, पेरिस, जेनेवा। अब इसके अंदर 193 मेंबर्स हैं, जो कि सारे के सारे UN के मेंबर्स हैं। WIPO की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? होस्टिंग फोरम टू डिस्कस एंड शेप इंटरनेशनल IPR रूल्स एंड पॉलिसीज़। IPR के क्या क्या रूल होंगे, पॉलिसी होंगी। एंड प्रोवाइडिंग ग्लोबल सर्विसेज दैट रजिस्टर एंड प्रोटेक्ट IP इन डिफरेंट कंट्री। अब इंडिया के राइट्स क्या क्या होंगे, इंडिया के अंदर कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, एक फोरम देता है ये डिस्कस करने का। और ट्रांस बाउंड्री जो IP डिस्प्यूट आते हैं, कि मान लो किसी कंट्री ने इंडिया के अंदर कोई भी पॉलिसी पेटेंट लिया हुआ था और इंडिया उसे वायलेट कर देता है, तो डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा? या तो वो इंडियन कोर्ट्स में पहले अप्लाई कर, ठीक है, इंडियन लॉज जो बोलते हैं, ठीक है, और फिर अगर वहाँ से उसको कुछ नहीं मिलता है तो हो जाएगा भाई WIPO के पास, उसके पास ऑप्शन होता है कि वहाँ जाकर लीगली फाइल करे, वहाँ पर केस लड़े। तो ऐसा उनकी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस रहता है बहुत। सो मूविंग ऑन, ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स कोई वो नहीं है UN का। ट्रिप्स किसके अंडर काम करता है? WTO के अंदर, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड, इसमें ना सिर्फ ट्रेड रिलेटेड आते हैं ये सारी चीज़ें। ट्रेड कैसा होगा? अब सारी चीज़ें तो कमर्शलाइज हो गई है, तो सब कुछ में ट्रेड आ गया है, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। ट्रिप्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द IPR इंक्लूडिंग पेटेंट्स। पेटेंट्स तो आपको पता ही होगा, जेनरिक भाषा में बोल लेते हैं, जनरल भाषा में, कि पेटेंटेड दवाई है। पेटेंटेड दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं और जेनरिक मेडिसिन है वो सस्ती।
प्रधानमंत्री की स्कीम भी है एक, जन औषधि परियोजना ऐसे करके है। उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ जेनरिक मेडिसिन मिलती है आपको स्टोर पर, और वो जेनरिक मेडिसिन वो बोलते हैं कि अफेक्टिव भी पेटेंटेड जितनी है, क्योंकि जो जितनी भी हमारी जेनरिक मेडिसिन है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके, जो पेटेंट होता है वो दवाइयाँ बनाते हैं जो कंपनियाँ, उसको रिवर्स प्रोसेस करके वो जेनरिक मेडिसिन निकालते हैं और उसको सस्ती में बेच देते हैं। काम वही करती हैं, ठीक है, अफेक्टिव भी होती हैं, मगर कई बार रिएक्शन भी कर जाती हैं कोई कोई। देख के लेना। पेटेंट कॉपीराइट होता है, इसको हम सारा डिस्कस करेंगे। ट्रेडमार्क एक एक टॉपिक को, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो जीआई टैग होता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होते हैं, ये सारा ट्रिप्स के अंदर आता है, ध्यान रखना। ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, एक्सक्लूशनरी राइट ओवर न्यू प्लांट वैरायटीज। ट्रिप्स कब आया था? 1995 में, एंड इज बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। और डब्ल्यूटीओ कब आया था? डब्ल्यूटीओ भी 1995 में आया था। तो ट्रिप्स का भी एक एग्रीमेंट हुआ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और इसको इसके अंदर रखा है। सो मूविंग ऑन, IPR is divided into copyright and इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट क्या होता है? जैसे अभी आजकल देखने का मिल रहा होगा कि न्यूज़ का कॉपीराइट होता है, लिटरेरी वर्क का कॉपीराइट होता है, बुक्स का कॉपीराइट होता है। तो वो उसको एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से अलग रखा गया है, ठीक है। एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जितनी है और एक लिटरेरी फॉर्म का वर्क जितना है, उन दोनों को अलग अलग रखा गया है। कॉपीराइट और एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होता है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी फर्दर डिवाइडेड इनटू इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड ट्रेड सीक्रेट एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्टिव साइंस। जो भी साइंस में क्या आता है, कंपनी का ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। जैसे ये लोगो है, ये एक तरह से अभी रजिस्टर्ड तो नहीं है, अभी हो जाएगा जब भी होना होगा। तो इसका ट्रेडमार्क होता है हर एक कंपनी का, ठीक है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होते हैं जो स्पेसिफिकली डिस्टिंक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। और एक होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड सीक्रेट्स, उसके अंदर पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड ट्रेड सीक्रेट सभी आ जाता है। तो इसलिए हमने इसको इस डिवीज़न में हम लोग इसको स्टडी करेंगे आगे। पहले हम लोग पेटेंट देखते हैं कि पेटेंट बेसिकली सारे के सारे जो पेटेंट, ट्रेडमार्क है, सब कुछ इसी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक। DPPIT ये पहले कुछ और डिपार्टमेंट था, अब इसका नाम चेंज हो गया है, ये अब ये रख दिया गया है DPIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि इंडस्ट्री प्लस इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये डिपार्टमेंट है। ये किसके अंडर आता है डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और पेटेंट कितने साल के लिए दिया जाता है? 20 ईयर्स के लिए पेटेंट दिया जाता है। अब क्या होता है पेटेंट? ये होता है एक ऐसा राइट ग्रांटेड टू द ओनर फॉर हिज इन्वेंशन विच इज़ न्यू और प्रोसेस दैट मीट्स द कंडीशन ऑफ नॉवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस एंड इंडस्ट्रियल यूज़। किसी को भी पेटेंट लेना है तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी: नॉवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस एंड इंडस्ट्रियल यूज़। डिसाइड हाउ और वेदर द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय द यूजर्स। इसी के बेस पर वो डिसाइड करते हैं क्राइटेरिया फॉर इशूइंग पेटेंट्स इन इंडिया, ठीक है। सो नोवेल्टी क्या होता है कि वो प्रोडक्ट है ना, नया होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई प्रोडक्ट पहले से यूज़ किया गया हो और उसी को ही आप उसी में ही आप चेंज करके कुछ भी बना देते हो, उसको नहीं मानेंगे वो नोवेल्टी। ऐसे कई सारी फॉरेन कंपनीज आती है जो पहले से ही, जैसे अभी एक नोवार्टिस जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की। नोवार्टिस जजमेंट में क्या था कि एक ड्रग था, वो लोग उसमें ही ना थोड़ा सा बदलाव करके ड्रग्स के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया और उसके लिए नया पेटेंट मांग रहे थे 20 साल के लिए, फिर दोबारा इंडिया को बेवकूफ़ बना रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई नहीं, हमें नहीं बेवकूफ़ बनना। तो नोवेल्टी मतलब कि शुड बी न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रायर नॉट पब्लिश्ड अर्लियर, ठीक है। और नो प्रायर पब्लिक नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए उस गुड्स की, तभी आप उसको पेटेंटेड कर सकते हो। अब यूएसए ने क्या किया, अब उनको पता चला यूएसए को कि नीम के बहुत सारे यूजेस हैं। उन्होंने रिसर्च किया, हमारे तो ऋषि मुनि कब से लगे हुए थे, नीम खा लो भाई, इम्यूनिटी बना लो। तो नीम का यूज़ किया, तो यूएसए ने क्या किया कि उसको पेटेंटेड कर दिया।
अब इंडिया में तो नीम सब कुछ खुलेआम बिकता है, ऐसे सब लोग खुलेआम यूज़ करते हैं। तो फिर इंडिया ने इसको मना किया कि नहीं, देयर शुड बी नोवेल्टी, हमारे यहाँ तो ट्रेडिशनल है ये, नो प्रायर नॉलेज और यूज़ का ये वायलेट कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको पेटेंटेड नहीं करेंगे। सेकेंड इज नॉन ऑब्वियसनेस, मस्ट इन्वॉल्व एन इन्वेंटिव स्टेप। अब जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो कोई भी मशीन आ गई या फिर कोई भी टैबलेट्स आ गई, अब उसको बोलते हैं कि जैसे कोविड की वैक्सीन है, ये कई वैक्सीन है कि 50% एफिकेसी है, 60% एफिकेसी है। अब भाई मान लो रिसर्च करते करते 2 साल बाद ऐसी हमने वैक्सीन ले आए, या फिर मतलब 2 साल नहीं, चलो 6 महीने साल भर बाद, कि वो बिल्कुल ही 100% वायरस को किल कर देती है, बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है, तो वो एक नॉन ऑब्वियस केस हो गया। उस केस में आप पेटेंट ले सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई अभी भी पेटेंट का वेवर के ऊपर डिस्प्यूट है, वैक्सीन इंडेमनिटी के ऊपर पेटेंट के इंडिया चाहता है कि इसमें WIPO में भी इंडिया बोलता है, WTO में भी इंडिया आवाज़ उठा रहा है कि पेटेंट फ्री करो, सब कुछ सभी को मिलना चाहिए, इंडिया अपना फायदा भी देख रहा है। तो उस प्रोडक्ट में एटलीस्ट थोड़ा बहुत टेक्निकल एडवांस आया हो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से, एग्जिस्टिंग नॉलेज से, नॉन ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द रेलिवेंट फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी जो भी है। इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, अब ये ना हो कि भाई प्रोडक्ट का इंडस्ट्रियल यूज़ ही नहीं है, आप उसको पेटेंटेड करवा रहे हो, तो उसका फ़ायदा नहीं। प्रोडक्ट को तभी पेटेंटेड होगा जब उसका कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ होगा, कमर्शियल यूज़ होगा, ठीक है, तभी पेटेंट ले सकते हो। पेटेंट्स इन इंडिया आर गवर्न बाय इंडियन द पेटेंट एक्ट 1970, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये पेटेंट एक्ट बहुत डिस्प्यूट में भी रहता है, फॉरेन प्लेयर्स को बहुत ही इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसके इशू रहते हैं इस पेटेंट एक्ट को लेकर। ये 2005 में अमेंड किया गया था टू मेक इट कंप्लायंट विद द ट्रिप्स विच कम्स अंडर द WTO, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UPSC में पूछ लेगा भाई ये इस चीज़ पे पेटेंट कर सकते हैं। इन्वेंशन दैट हार्म पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, हेल्थ ऑफ एनिमल्स, जैसे जीन थेरेपी बोलते हैं, कई बार कहते हैं कि हम सुपर चिल्ड्रन प्रोड्यूस करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को हम पेटेंट करवा लें, नहीं करवा सकते भैया आप, कि सुपर चिल्ड्रन प्रोड्यूस करना मॉरली रॉन्ग है, ठीक है। मॉरली रॉन्ग कैसे हुआ भाई, आप और हम तो गरीब है ना, तो हम तो मारे जाएंगे, सुपर चिल्ड्रन आ गए, वो तो फ्यूचर में हमारे जो प्रोजनी होगी उसको चैलेंज करेंगे, वो हम उससे कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोरालिटी हार्म हुई, ठीक है, फेयर प्ले नहीं रहा। हेल्थ ऑफ एनिमल्स की हार्म करे, प्लांट्स एंड ह्यूमंस को हार्म करे, किसी भी प्रोडक्ट जो भी, उसको पेटेंट नहीं करा सकते। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को आप पेटेंट नहीं करा सकते, और हॉर्टिकल्चर को भी पेटेंट, मेथड जैसे जिस वे से हम खेती करते आए हैं, कई बार USA की कंपनी आती है कि नहीं नहीं ये मेथड तो हम ही, जैसे मान लो कोटेड नीम है, नीम कोटेड यूरिया है, अब उसको भी पेटेंट कराने का बोल रहे थे कि नहीं भाई हम नीम तो कब से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो नीम कोटेड के लिए यूरिया भाई वो अच्छा रहता है, वो कम खाद जाती है और इफेक्टिव रहता है बैक्टीरिया को मारने में, उस मेथड को भी पेटेंटेड करवाना चाहिए। नहीं नहीं, अब वो मेथड पेटेंटेड नहीं हो सकता। अब ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसका एग्जांपल दूं तो केरला के अंदर और तमिलनाडु के अंदर जो आदिवासी थे, USA के लोग आए बहुत ज़्यादा, उनके पास मिलके 20,000 मेडिसिनल फॉर्मूले ले गए, ठीक है, और उनको बहुत पहले की बात है, और उनको फ्रेमवर्क किया, उन्होंने रिसर्च किया, पाया कि इफेक्टिव है। इंडिया में तो पहले से ही, इंडिया में फ्री है वो सब कुछ, उन्होंने अपने वहाँ पेटेंट करके कर दिया। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गया, ठीक है। इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, इसको भी आप पेटेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या हो, अब भाई मान लो मैंने कोई एटॉमिक एनर्जी का कुछ भी नया चीज़ बॉम्ब बना दिया, ठीक है, वो डिफेंस का मामला आ गया, वो एक कंट्री की सॉवरेनिटी का मामला आ जाएगा, तो उसमें मैं कैसे पेटेंट ले सकता हूँ, उसमें मैं पेटेंट नहीं ले सकता, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी पर मैं पेटेंट नहीं ले सकता, प्लांट्स एंड एनिमल्स पर भी मैं पेटेंट नहीं ले सकता। मियर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, भाई मैंने कोई प्रिंसिपल डिस्कवर किया है, उस पर भी ये नहीं है कि मैं उस पर जाके बोल दूँ कि मेरे को इस पर पेटेंट चाहिए, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये बातें ध्यान, आप इसको लॉजिकली सोचोगे थोड़ा थोड़ा कि क्यों नहीं हो सकता, एटॉमिक एनर्जी क्यों नहीं हो सकता, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर क्यों नहीं हो सकता, ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल हो गया, मियर डिस्कवरी ऑफ साइंस, इन पे नहीं मिलता। और एक ये है कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम होते हैं
अब जैसे मान लो मैंने कोई एल्गोरिथम लिख दिया या फिर कोई भी प्रोग्राम लिख दिया, एक प्रोडक्ट बनाना अलग बात है, एक सॉफ्टवेयर बनाना अलग बात है। उस सॉफ्टवेयर को मैं पेटेंटेड कर सकता हूँ, ठीक है भाई, मेरा उस पर ट्रेडमार्क कर सकता हूँ, उसको रिजर्व प्रोटेक्ट मेरे उसके राइट हो सकते हैं। मगर एक प्रोग्राम को मैं, अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक के जैसी अलग अलग भी तो है ना, फेसबुक का एल्गोरिथम किसी और साइट ने भी यूज़ किया है, तो उस एल्गोरिथम को मैं पेटेंटेड नहीं कर सकता, ठीक है। ये डिफरेंस होता है बेसिकली कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम को पेटेंटेड नहीं कर सकते। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने पेटेंट में जो रूल्स थे उसको अमेंड किया था। ये रूल्स किसके अंडर आते हैं? इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर जो रूल्स थे उसको अमेंड किया था। रूल्स में क्या बदलाव किया था कि इन्होंने एक डिस्क्लोजर का फॉर्मेट था वो अमेंड कर दिया। उसमें जो पेटेंटी जिसने लिया हुआ और लाइसेंस लिया हुआ है उनको एनुअली बोल दिया कि आप ऑफिस पेटेंट ऑफिस में डिटेल्स सबमिट करो एनुअली। और उन्होंने ये बोला इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप उसके अंदर डिस्क्लोज करो कि आपने कमर्शियली कितना वर्क किया उस पेटेंट के ऊपर, और मेड द पेटेंट अवेलेबल टू द पब्लिक। आप उस पेटेंट को लार्जर पब्लिक तक पहुंच भी पा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, डिमांड रोक लेती है, मतलब सप्लाई रोक लेती है। सप्लाई रोकने से सॉरी तो सप्लाई रोकने से क्या होगा कि उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर पेटेंटेड प्रोडक्ट की। पेटेंटेड प्रोडक्ट की रहती है डिमांड मार्केट में लगभग ज़्यादा, तो उससे क्या होगा भाई, प्राइसेस बढ़ गए लार्जर पब्लिक तक। अब प्राइसेस बढ़ने से जो है वो लोग खरीद नहीं पाते, जो पूर मतलब सप्लाई वो लार्जर पब्लिक तक पहुंच नहीं पाती है सब प्राइसेस बढ़ने से। और कंपनी चाहती भी है कि इतना ही प्रोडक्ट मैं बेचूं, वो अपना काम निकालते हैं और चलते बनते हैं। तो उस बात पे फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं भाई, आप ये सबमिट करो कि कितनी लार्जर पब्लिक तक ये गुड्स आपके पहुंचे हैं, तभी हम आपको पेटेंट दे रहे हैं। इस बात पे यूएसए की कंपनियां, जो बाहर की कंपनीज है, वो खिंच गई, ठीक है। blatantly disregarded the statutory requirement. There has been significant pressure from MNC and US to do away the requirement. वो तो लगाएंगी ना प्रेशर, पैसा जो मिल रहा है उनको गंदे काम करने से। अब इसमें देखा जाए तो देख, पेटेंट ऑफिस भी नाराज है, ठीक है, और ये लाइसेंस जिनको पेटेंटीज है, पेटेंट मिला हो, वो भी नाराज है। पेटेंट ऑफिस क्यों नाराज है? क्योंकि ये भी हो गया। पहले क्या होता था, रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन इन डिस्क्लोजर। जिसको पेटेंट लेना होता है ना, उसको एक फॉर्म भरना होता था, उसको एक डिस्क्लोजर फॉर्म भरना होता, डिस्क्लोज करना पड़ता था कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती थी। अब वो उसमें वीकन कर दिया है उस डिस्क्लोजर फॉर्मेट के अंदर, जो अभी अमेंड किया है फॉर्मेट, ठीक है। तो पेटेंट ऑफिस इसलिए नाराज है, भैया आपने इन्फॉर्मेशन तो ले ही नहीं रहे हो आप, कि पेटेंट कैसे बना है, क्या क्या यूज़ हुआ है, कितना रिसर्च हुआ है, कितने ट्रायल हुए हैं। आप उस पे ट्रायल का डाटा नहीं लोगे तो भाई अब एफिकेसी हम लोग कैसे पता कर पाए, हम उसको पेटेंट कैसे दें? पेटेंट ऑफिस इसलिए नाराज है, ठीक है। इनका एक इशू है, जायज़ इशू है भाई। दिस could hamper the effectiveness of compulsory licensing regime which depends on the full disclosure of patent working information। ये compulsory license regime में क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे इसको भी अच्छे से। उसमें क्या करते हैं इस regime के अंदर, देखो उसके अंदर भी था, क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट भी थी। अब कंपल्सरी लाइसेंस में क्या होता है कि कुछ कंपनियां रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाती, जैसे मैंने बोला कि सप्लाई रोक ली, ठीक है, लार्जर पब्लिक तक पहुंच नहीं पाया, मगर डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है, वायरस आ गया, कोई डिजीज़ आ गई है, ठीक है, उसको रोकना ही रोकना है। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास एक सॉल्यूशन है कि वो कंपल्सरी लाइसेंस दे दे अपनी जेनरिक कंपनीज को कि वो मेडिसिन जो पेटेंटेड है उसको आप प्रोड्यूस करो और सस्ते प्राइसेस में जेनरिक के भाव में बेचो, ठीक है। ये एक उनके पास सॉल्यूशन है उससे, पेटेंट से बचने का। अब उसके लिए दवाई कैसे बनाएंगी कंपनी, अब जेनरिक वाली कंपनी, जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी। अब उसमें फॉर्मेट में तो आपने बोल दिया कि भाई फॉर्मेट में जो सबमिशन थी इंफॉर्मेशन, वो तो आपने वीकन कर दिया क्राइटेरिया, तो वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग को भी अफेक्ट करेगा इन अ मेजर वे। दिस इन टर्न कुड हिंडर द एक्सेस टू वाइटल इन्वेंशन इंक्लूडिंग लाइफ सेविंग मेडिसिन। अब लाइफ सेविंग मेडिसिन की चोट पड़ेगी फिर इंडियंस के ऊपर। तो इसका क्रिटिसिज्म दो पर है, एक तो एमएनसी का तो अपना इशू है कि हम हर साल की वो क्यों डिस्क्लोज करें, और फिर ये भी इशू है, ये पता नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन।
जो इंडस्ट्रीज़ के डिज़ाइन होते हैं, चिप्स के डिज़ाइन होते हैं, जैसे इंटेल की चिप्स है उसका अलग डिज़ाइन है, ठीक है, उसका भी एक इशू, उसका भी रिजर्व रहता है, राइट। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, DPPIT के अंदर, ठीक है, सेम है। और डिज़ाइन में कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल 3D फीचर्स हो सकते हैं, सच एज शेप एंड सरफेस ऑफ एन आर्टिकल, और एक 2D शेप हो सकती है, जैसे पैटर्न्स हो सकते हैं, लाइंस हो सकती है, कलर्स हो सकते हैं। अपनी अपनी कंपनी का अलग अलग पैटर्न रहता है, डिज़ाइन रहते हैं लोगों के और के चिप्स के, तो उसको भी हम पेटेंट करा सकते हैं। ये किसके अंडर आता है? गवर्न बाय द डिज़ाइन एक्ट 2000। पेटेंट किसके अंदर आते थे? इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। अब ये दिया जाता है 10 साल के लिए, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 5 years ऑन अ रिन्यूअल एप्लीकेशन। आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को रिन्यू भी करा सकते हैं, ठीक है। कॉपीराइट होता है सेकंड, थर्ड इज कॉपीराइट। कॉपीराइट 2 मिनिस्ट्री संभालती है बेसिकली। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, इसका ये DPPIT के अंदर नहीं आता। मगर देखो, ये कॉपीराइट ऑफिस है अलग से, कॉपीराइट ऑफिस है उसके अंडर आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ HRD भी कई बार इसका कुछ एक जो लिटरेरी वर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पहले थी और अब क्या होगी है, उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बहुतों के नाम बदल दिए हैं मोदी जी ने। कॉपीराइट इज अ लीगल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द राइट दैट क्रिएटर्स हैव ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक। वो लिटरेरी हो गया, HRD जाएगा, आर्टिस्टिक वर्क होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संभाल लेता है। वर्क्स कवर्ड इंक्लूड म्यूजिक, बुक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, फिल्म्स, कंप्यूटर प्रोग्राम। अब देखो इसके अंदर ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ना, पेटेंटेड में नहीं है, कॉपीराइट के अंदर है, ठीक है। वो पेटेंटेड था, ये कॉपीराइट है, पेटेंट नहीं ले सकते हो। पेटेंट एक अलग टाइप का हो जाता है। कॉपीराइट होता है कि ये मैंने बनाया है और इसका कोई यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, मेरी परमिशन के बगैर। पेटेंट में क्या होता है, ये मैंने बनाई है, इसको मैं कमर्शियलाइज कर रहा हूँ, इसको कोई भी यूज़ करो, इतने पैसे दे दो, और ऐसा ऐसा मतलब 20 साल तक ऐसा ऐसा रहता है, ठीक है। और मगर जो पेटेंट होता है वो बहुत सख्ती से मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है। कॉपीराइट के अंदर इतना इन्फ्रिंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, देखने बहुत ज़्यादा होता है मगर लीगली फॉलो इतना नहीं होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को हम कॉपीराइट करा सकते हैं, ठीक है। और डाटा बेसिस को हम कंप्यूटर के या फिर जितना भी कोई भी हमारा डाटाबेस क्रिएट होता है। एडवर्टाइजमेंट का भी कॉपीराइट होता है कि ये मेरी एडवर्टाइजमेंट थी, आपने इसको कॉपी क्यों कर लिया स्टाइल को, ठीक है, तभी कंप्यूटर प्रोग्राम को बोला। कंप्यूटर प्रोग्राम पेटेंटेड नहीं होता है, सिर्फ कॉपीराइट होता है कि ये एडवर्टाइजमेंट जैसे मेरी थी, आपने इस पर कॉपीराइट ले लिया कि और कोई यूज़ ना करे, इस डिज़ाइन को कोई यूज़ ना करे, इसके पैटर्न को कोई यूज़ ना करे, ठीक है। वो पेटेंट क्या होता है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखने के लिए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये एक रोकने के लिए कि कोई और यूज़ ना कर ले, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है पेटेंट। कॉपीराइट होता है रोकने के लिए कि कोई और यूज़ ना कर ले। मैप्स होते हैं, टेक्निकल ड्राइंग्स होती है, ठीक है। कॉपीराइट इन इंडिया गवर्न बाय कॉपीराइट एक्ट 1957। 3 एक्ट आ चुके हैं, इंडियन पेटेंट एक्ट, डिज़ाइन एक्ट, कॉपीराइट एक्ट। और पीरियड अप टू 60 ईयर्स, ये 60 साल तक दिया जाता है। वो 10 साल तक, पेटेंट जाता है 20। ऑब्वियस सी बात है, 60 साल तक होगा तो इतना रेस्ट्रिक्टिव नहीं होगा जितना पेटेंट होगा, तो आप थोड़ा सा उससे भी लिंकअप करके निमोनिक बना सकते हैं अपने याद रखने। ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क भी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, DPPIT के अंदर। ट्रेडमार्क क्या होता है? भाई मेरा लोगो है, मेरा गुड्स को मेरा एक लोगो है, साइन है, और उस पर मेरे गुड्स पे लगेगा ताकि दूसरी कंपनी से मैं मेरे प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कर सकूँ बाय नेम, लोगो, वर्ड एंड सिंबल। ट्रेडमार्क्स डेट बैक टू एंशियंट टाइम्स। हम एंशियंट टाइम में भी मार्क लगाते थे, कोई राज्य की मोहर होती थी, भी इस राज्य की ये मोहर है, फलाने बनिए की ये मोहर है, ऐसे रहता था। ट्रेडमार्क इन इंडिया गवर्न बाय ट्रेडमार्क एक्ट 1999 विच अमेंडेड इन 2010। इसको हम देते हैं 10 साल के लिए। 4 एक्ट आ चुके हैं आपके लिए। और ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट में क्या होता है? आर IP राइट्स ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच में बी सोल्ड और लाइसेंस्ड। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? जैसे कोको कोला थी, उसने अपना ट्रेड का अपनी इंफॉर्मेशन कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सीक्रेट रखा हुआ था फॉर्मूला, ठीक है। एक्विजिशन, यूज, डिस्क्लोजर ऑफ सच सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनफेयर प्रैक्टिस एंड वायोलेशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन।
देर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ, ट्रेड सीक्रेट के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है इंडिया के अंदर, बट एनफोर्स थ्रू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? डीपीपीआईडी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसके अंदर दिया जाता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, आर्टिफैक्ट्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। ये जियोग्राफिकल टैग होता है कि जैसे मान लो मैं किसी सिटी के अंदर रहता हूँ, उसके अंदर फेमस पेठा है, रसगुल्ला है, ठीक है, वो फेमस है, और वो सिटी जीआई टैग ले सकता है, इसके अंदर वो सब वो बेच सकते हैं। इवन जीआई टैग मिलने से क्या होगा भाई, अब दूसरे स्टेट के अंदर वो पेठा चाहिए, भाई आगरा का पेठा फेमस बोलते हैं, तो वो उसका जीआई टैग ले देते हैं। और रसगुल्ला फेमस होता है उड़ीसा और उसका वेस्ट बंगाल का, तो वो अपना उनका लड़ाई था इशू एक्चुअल में ना। तो कन्वेज एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज़ एट्रीब्यूटेड टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन। भाई वहाँ का पेठा, वहाँ का पापड़, वहाँ का वो जो ये अच्छा है, तो मुझे वहाँ का ही चाहिए, उसका टैग लगाओ। टैग लगने से हमें कंज्यूमर को ये रहता है कि भाई वहाँ की तो क्वालिटी अच्छी है तो अच्छा ही होगा। वन जीआई इज ग्रांटेड, नो अदर प्रोड्यूसर कैन मिसयूज द नेम टू द मार्केट टू सिमिलर प्रोडक्ट, कंफर्ट टू कस्टमर अबाउट द ऑथेंटिसिटी। अब मैं दूसरे सिटी में बैठा हूँ या फिर कहीं और बैठा हूँ, तो मैं उसका यूज़ नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है कि आप, जैसे इंदौर का पोहा मशहूर होता है, वैसे वो उसके ऊपर जीआई टैग है या नहीं है उसके ऊपर। तो इंदौर में गया था तो पोहा मशहूर होता है, तो उसका अ, अ, दिल्ली के करोल बाग में एक बंदे ने इंदौर इंदौर पोहा नाम से लगाई हुई है, वो दिल्ली में बना रहे हैं, दिल्ली का प्रोडक्ट है, तो वो मिसयूज़ कर रहा है एक्चुअली। सो अब ये किस लॉ के अंडर आता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए। सारे के सारे याद रखना। डिफरेंस बिटवीन, अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन और ट्रेडमार्क के अंदर डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस ये है, अब ट्रेडमार्क तो क्या है कि एक साइन, लोगो, फ्रेज है टू डिस्टिंग्विश वंस प्रोडक्ट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस ऑफ दोज फ्रॉम अदर्स, कि भाई दूसरा उस लोगों को यूज़ ना कर ले, उस प्रोडक्ट को यूज़ मेरा बोल के ना बेच दे, तो वो उसको डिस्टिंग। ट्रेडमार्क गिव्स द एंटिटी राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग द ट्रेडमार्क, कि भाई मेरा प्रोडक्ट या फिर मेरी एंटिटी वो कोई और यूज़ ना कर ले। मेरा जीआई में क्या होता है, सारे के सारे उस, अगर उस लोकेशन में रहता हूँ ना मैं, who make their product in a place design designated by geographical indication, वो सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो गुड्स को, तो उन सबको मिलेगा वो जीआई टैग का इंडिकेशन। जैसे उसका पेड़ा वृंदावन का मशहूर होता है, सब याद कर लेना, खाना वहाँ जाके। अब देखो प्लांट्स वैरायटी प्रोटेक्शन, अब इसके अंदर क्या है कि भाई हमारे जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी गई है, फार्मर्स एंड ब्रीडर्स को, ठीक है, जो मच्छी या फिर दूसरा पालन करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ग्रांटेड फॉर प्लांट वेराइटीज, दोज दीज राइट्स आर गिवन टू फार्मर्स एंड ब्रीडर्स टू इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट। इस ये इट इज़ गवर्न बाय प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, ये इसके अंदर आता है। पहली बात तो ये है। अब देखो क्या था, इस एक्ट के अंदर क्या है, एनेक्टेड फॉर गिविंग अफेक्ट टू द ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट जो 1995 में हुआ था, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लेके आई। क्यों लेके आई? ताकि इंडिया को एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का इंसेंटिव मिल जाए फॉरेन प्लेयर्स से, ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसमें क्या था भाई, हम आपकी जो सीड्स है वगैरह वगैरह को हम लोग थोड़ा प्रोटेक्ट कर देंगे जो फॉरेन कंपनीज थी। मगर इंडिया ने ये भी बोला कि वी विल प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स ऑल्सो, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वराइटीज़ एंड फार्मर साइड में क्या है कि अब पहले कंपनीज क्या कह रही थी भाई, जैसे एक बार पढ़ लेते थे, फार्मर्स अलाउ द एक्ट अलाउ फार्मर्स टू प्लांट, ग्रो, एक्सचेंज एंड सेल पेटेंट ओरिएंटेड क्रॉप्स इंक्लूडिंग सीड्स भी बेच सकता है फार्मर, क्रॉप भी बेच सकता है, ओनली बार्स देम फ्रॉम सेलिंग इट एज अ ब्रांडेड सीड। जो फॉरेन प्लेयर्स चाहते हैं कि हमारा ब्रांड ना खराब हो, तो इसके लिए सिर्फ फार्मर्स। अब पहले कंपनी क्या चाहती थी कि मान लो जैसे एक फार्मर है, उसने कोई कंपनी का सीड खरीदा, सीड खरीदे, उसने बो दिया अपने उसमें खेत में,
और फसल निकल आई, उससे भी बीज निकला, वो कंपनी चाहती है कि वो बीज वो यूज़ ना करे। अब भाई वो किसान तो यूज़ करेगा ही उसको दोबारा, वो कंपनी चाहती है कि दोबारा मुझसे ही खरीदे, वरना उसके ऊपर वो उसको प्रोसेस से जाना पड़ेगा, उसको दोबारा पे करना पड़े फार्मर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो यही इशू यहाँ पर हुआ था आफ्टर ज्वाइनिंग WTO इन 1995। इंडिया के पास या तो एक ही चॉइस थी कि या तो भाई ये यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज इंटरनेशनल लॉ था। ये बड़ी बड़ी MNC कंपनी होती है ना, ये मोनोपली बनाती है और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को इकट्ठा करती है, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं, तो वो लॉ लेके आए कि भाई ये लॉ लेके आओ कि आप जो फार्मर्स को मना कर दे, डिनाइड द फार्मर्स द फ्रीडम टू रीयूज फार्म सीड्स फार्म एंड एक्सचेंज देम विद देयर नेबर। किसी को बेच भी ना सके, किसी को वो खुद भी ना यूज़ कर सके। तो इंडियन ने ये रिजेक्ट किया और ये लॉ लेके आई, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। तो इंडिया ने बाद में पहले UPO कन्वेंशन ज्वाइन नहीं किया था। कन्वेंशन ज्वाइन नहीं किया तो फॉरेन प्लेयर्स ने इंडिया के काम में दिक्कत अड़ा दी, ठीक है, वो प्रेशराइज करने लगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ज्वाइन किया, मगर विद द कैविएट की हमारा ये लॉ बना रहेगा, हम आपको कुछ एक इंसेंटिव्स दे देते हैं। देखो हमारी नेशनल IPR पॉलिसी आई थी 2016 के अंदर। इसके अंदर ये था कि हम पेटेंट्स को प्रमोट करेंगे ताकि इनोवेशन बढ़े, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, बिजनेस बढ़े। साथ ही साथ पेटेंट को प्रमोट करने के साथ अब भाई किसी को पेटेंट दे रहे हो तो लार्जर पब्लिक का भी इंटरेस्ट रखेंगे कि पेटेंट का प्राइसेस या फिर उनकी सप्लाई पे मिसमैच ना हो, ठीक है। ये बोला गया कि इस प्लान को, जो नेशनल पॉलिसी है, उसको एवरी 5 ईयर्स हम स्टेक होल्डर के साथ कंसल्ट करेंगे। और पॉलिसी में ये भी बोला कि हम हर 5 साल बाद या फिर जब भी समय आएगा तो हम IP लॉज को, IPR के जो हमारे लॉज है उसको भी रिव्यू करेंगे, जो रिडंडेंट है उसको रिमूव करेंगे। और हमारी नेशनल पॉलिसी में ये भी बोला गया कि हम इसको WTO की जो एग्रीमेंट है ट्रिप्स, उसके कंप्लायंट बनाएंगे, फुली कंप्लायंट विद द WTO, ठीक है। अब DIPP इज़ द नोडल एजेंसी फॉर ऑल IPR इश्यूज इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा गया था शायद एक बार। जितने भी IPR इशू आते हैं वो इस डिपार्टमेंट के अंडर हैंडल होते हैं, ठीक है। यही नोडल एजेंसी है। द पॉलिसी रिटेन्स, मगर इसमें ये भी बोला गया, देखो हमने बोला कि ट्रिप्स को हम कंप्लायंट कर लेंगे, मगर हमें कुछ वो भी चाहिए भाई, हमारा कंपल्सरी लाइसेंसिंग हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा वो प्रोविज़न रहेगा। एज वेल एज एवर ग्रीनिंग ऑफ ड्रग पेटेंट्स। जैसे मैंने नोवार्टिस जजमेंट का बताया था कि 20 साल तक तो आपने पेटेंटेड रखा, ठीक है, कैंसर ड्रग था शायद कोई, तो उसके बाद बोल रहे हैं कि दोबारा पेटेंट, तो थोड़ा सा केमिकल का चेंज कर दिया और पेटेंट के लिए फाइल कर दिया, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल सेक्शन है, आप मेंस में मेंशन कर सकते हैं, प्री में तो नहीं आएगा, मगर आप इसको ध्यान में रखिएगा कि पॉलिसी में हमने बोला कि CL को भी रखेंगे और इस सेक्शन के एवरग्रीनिंग जो रोकता है पेटेंट की, उसको भी रखेंगे, ठीक है। ये CL की डेफिनेशन है, जिसको पढ़नी है देख लेना। अब जैसे हमने IPR के इशू डिस्कस करते हैं कि 5 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और हमारी जनरल हमें क्या क्या इशू आते हैं। पहला आता है एवरग्रीनिंग का, जो हमने अभी बात की है। इसमें फॉरेन कंपनी चाहती है कि हमें दोबारा फिर उसका पेटेंट मिले 20 साल बाद। भाई हम एवरग्रीनिंग तो उसे कर नहीं सकते, उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट आती है फॉरेन गवर्नमेंट से वो भी कम हो जाती है, ठीक है, वो डिस्करेज हो जाते हैं। कई बार उनका प्रोडक्ट जायज़ भी होता है कि हमने सही में अच्छा सा डिस्कवर किया है तब, क्योंकि वो रिसर्च बहुत करते हैं। तो इसका भी इशू है सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर। और सब्सिडीज़ एंड IPR, इंडिया में क्या होता है कि फूड की सब्सिडी, फर्टिलाइज़र भी हैविली सब्सिडाइज होता है, इरिगेशन भी सब्सिडाइज होता है, तो सब कुछ सब्सिडाइज होता है बहुत ज़्यादा। इवन फार्मर्स इतना सब्सिडाइज कर दिया है कि अब उनको शिफ्ट करने में बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। और इनफैक्ट अच्छे भी हैं लॉज, भाई काम करो, एजुकेशन सब्सिडी ये भी सब देती है। मगर ट्रिप्स में क्या आता है कि ट्रिप्स बोलता है कि अब आपने नेशनल पॉलिसी में बोल तो दिया IPR पॉलिसी में कि हम कंप्लायंट करेंगे,
मगर दिक्कत कहाँ आती है कि इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी देनी पड़ती है, वरना फार्मर्स सड़क पर आ जाते हैं। अब सब्सिडी ना दे तो दिक्कत, दे दे तो दिक्कत। सब्सिडी दे दिया तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, वो हेल्थ को नुकसान करता है, वो करेंगे ही करेंगे। सब्सिडी ना दे तो भाई सरकार गिरा देंगे, ठीक है। तो व्हाट नीड्स टू बी डन, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा प्रोवाइडिंग सब्सिडी एंड प्रोवाइडिंग आईपी राइट्स के अंदर। सब्सिडी से उनको क्या प्रॉब्लम है? अब भाई मैंने सब्सिडी दे दी किसी एग्रीकल्चर सीड के ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर, फूड के ऊपर, अब उससे उनकी मार्केट तो ख़राब होगी ना, जो ब्रांडेड या फिर पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, तो उनकी मार्केट ख़राब होगी। इसीलिए अब देखो, कंपल्सरी लाइसेंसिंग, थर्ड है कंपल्सरी लाइसेंसिंग एंड ड्रग प्राइस कंट्रोल। कंपल्सरी लाइसेंसिंग मैंने समझा दिया है। अब कंपल्सरी लाइसेंसिंग इंडियन पेटेंट एक्ट के अंडर भी है, ट्रिप्स के अंडर भी है, ये बात ध्यान रखना। और ट्रिप्स ने क्या बोला कि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसको एक रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि आप ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग ऑफर कर सकते हैं अगर उस वो प्रोडक्ट अनअफोर्डेबल हो गया है, जैसे अभी कोविड में सिचुएशन। और इंडियन कंपनी कोई भी सेक्शन 84 के अंडर आईपीए के कंपल्सरी लाइसेंसिंग ले सकती है फॉर प्राइवेट कॉमर्शियल यूज अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस लाइक पैंडेमिक। अब ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर से क्या टेंशन है उनको? अब इंडियन गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप जस्टिफाई करो कि आप ये प्राइस क्यों, इतना बड़ा प्राइस कई बार ड्रग्स के बढ़ा देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप जस्टिफाई करो कि इतना प्राइस क्यों रखा है आपने, तो बोलते हैं कि हम नहीं बताएंगे। हम नहीं बताएंगे तो भाई तो हम भी नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है, अगर गवर्नमेंट इंटरवेन करती है तो उनके बीच में डिस्प्यूट उभर आता है, ठीक है। नेक्स्ट इश्यू क्या है? द प्रोडक्ट पेटेंट प्रोसेस। देखो, एक तो होता है प्रोडक्ट पेटेंट, जैसे मैंने कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया, अब किस तरीके से बनाया है वो होता है प्रोसेस पेटेंट, ठीक है। अब अ प्रोसेस पेटेंट प्रोटेक्ट्स द प्रोसेस थ्रू विच वन मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट, नॉट द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं मिलता, उसमें प्रोसेस को मिलता है। अब इसमें क्या है कि इंडिया के पास इंडिया ट्रिप्स का कंप्लायंट है, ठीक है। अब वो ट्रिप्स बोलता है कि आप है ना सारे के सारे शिफ्ट हो जाओ प्रोसेस पेटेंट से प्रोडक्ट पेटेंट पे। अब उसमें क्या होगा? अब जैसे मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उस प्रोडक्ट को कोई और तैयार नहीं कर सकता। ए प्रोडक्ट बना लिया तो ए प्रोडक्ट को कोई और तैयार नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, ठीक है। अब इंडिया के अंदर क्या करती हैं कंपनीज, क्या करती हैं, जैसे जो, ठीक है, मान लो कोई भी ड्रग्स बनाया, किसी कंपनी ने ए ड्रग्स बनाया, ठीक है। और वो किस तरीके से बनाया, जैसे उसके अंदर कंपलसरी लाइसेंसिंग के अंदर हम बोल रहे थे कि डिस्क्लोज कर देते थे। अब फॉर्मेट भी चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होती, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, उसमें दिक्कत आ रही है अब। तो हम क्या करते थे कि वो इन्फॉर्मेशन ले लेते थे और रिवर्स इंजीनियरिंग करके दूसरा उस प्रोसेस का यूज़ ना करके, भाई तूने थोड़ा पानी ज़्यादा डाला, मैं कम डाल लूँगा, ठीक है, तो प्रोसेस दूसरा हो गया ना उसमें में। मतलब कहने की बात है, पानी केमिकल्स का थोड़ा सा चेंज कर देते थे और प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से दूसरा वही प्रोडक्ट तैयार कर देते थे। मगर ट्रिप्स कहते हैं कि नहीं, अब प्रोडक्ट पेटेंट पे आओ, प्रोसेस को ख़त्म करो। मगर ये इंडिया के लिए बहुत ही वो होगा, भाई हमारे पास भूखे बंदे बैठे हैं, खाना नहीं है जिनके पास, ठीक है, तो उसके लिए तो हमें लीवे दो थोड़ा सा। तो ये भी इशू बहुत बड़ा है। प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे मैंने नीम का एग्जांपल दिया कि यूएसए उसको पेटेंट करना चाह रहा था। अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इज़ लाइक अ गोल्ड माइन टू अस, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, और नॉट अलाउइंग द एमएनसी टू हैव अ पेटेंट ऑन ट्रेडिशनल कल्चर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी बना दी। इसके अंदर इन्होंने जितनी भी ट्रेडिशनल हमारे पास नॉलेज है उसमें अपलोड कर दिया सब कुछ, ठीक है। अब अपलोड करने से क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि इस पे अब हम आपको पेटेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो ये बहुत सही किया। तो दिस इज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यू इन इंडिया। ये लास्ट टॉपिक है सीपम। सीपम इज सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। आईपी को प्रमोट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एक अलग से सेल बॉडी बनाई गई है, एक प्रोफेशनल बॉडी बनाई गई है जो कि
भी काम करती है DIPP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल IPR पॉलिसी। ठीक है, और इसकी फंक्शन क्या क्या है? एक तो ये भी क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट IPR इशू, IP कि आप अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराओ। कई लोगों को क्या होता है, प्रोडक्ट ही पेटेंट नहीं कराते इंडिया में, तो ऐसे दयावान लोग हैं। ठीक है, प्रमोटिंग फाइलिंग ऑफ IPR थ्रू फैसिलिटेशन। अब भाई आपको हम फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन, जो भी हो सकता है वो ये देखती है। ठीक है, और उनको एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप उसको कमर्शियलाइज कर सके। अब खाली पेटेंट करवाने से क्या होता है, पेटेंट करवाने से कुछ थोड़ी ना होगा, मैं उसको कमर्शियलाइज कैसे करूँगा ताकि मैं मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकूँ। तो फिर इसके बाद ये है कि ये कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, एक डिपार्टमेंट के अंदर कुछ प्रोडक्ट आते हैं, कुछ प्रोडक्ट दूसरे एग्रीकल्चर या फिर कॉमर्स हो गया, एजुकेशन हो गया, जैसे हम कॉपीराइट का बात कर रहे थे, तो ये उनके अंदर भी एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नेक्स्ट इज IP नानी। IP नानी एक मास्कट है, यानी कि एक पूरा कार्टून टाइप का एक मास्कट है, टू वॉर्न द पीपल। इट इज अ टेक सेवी ग्रैंड मदर हु हेल्प्स द गवर्नमेंट एंड एनफोर्समेंट एजेंसी इन कम्बेटिंग IP क्राइम्स। ठीक है, विद हर ग्रैंडसन छोटू आका आदित्य। बचपन से ही, छोटों में ही एक अवेयरनेस, IP की अवेयरनेस निकालने के लिए गवर्नमेंट ने एक मास्कट निकाला था। उसके अंदर ये कार्टून टाइप का था, ये नानी थी और एक ये इसका बेटा था आदित्य, ग्रैंडसन आदित्य। ठीक है, IP मास्कट विल स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ IPR अमंग पीपल, स्पेशली चिल्ड्रन, इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। ठीक है, उसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 2000। अब ये क्वेश्चन था। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या है, ट्रिप्स इज बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर ऑफ WTO। दिस इज राइट, हमने देखा है स्लाइड्स में। पेटेंटीज एंड लाइसेंस आर रिक्वायर्ड टू एनुअली सबमिट टू पेटेंट ऑफिस अंडर इंडिया पेटेंट एक्ट 1970 रूल्स। ये भी सही है, हमने देखा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था MNC के लिए कि हम एनुअली सबमिट क्यों करें, हमने क्या क्या कितना कहाँ तक कमर्शलाइज किया है प्रोडक्ट को, हम ये क्यों बताएं आपको ताकि हम सप्लाई को रोक सकें। इंडिया यूसेज misuses CL, so Western country want quid pro quo on India's terms. नहीं, this is wrong statement, because इंडिया ने कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मिसयूज कभी नहीं किया। इनफैक्ट एक या दो बार ही इंडिया ने CL का यूज़ किया है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये बहुत बार कर सकते थे, इंडियन गवर्नमेंट कर सकती थी, मगर नहीं किया, पता नहीं क्यों। ठीक है, पहले भी कर सकती थी, कोविड से पहले भी हमारे पास कई प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज रहती थी। ठीक है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इंडिया ने कभी मिसयूज़ नहीं किया है इसका। WIPO इज़ एन एजेंसी ऑफ WTO, नहीं, दिस इज एन एजेंसी ऑफ अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, हमने डिस्कस किया था, ट्रिप्स आता है WTO के अंदर। सो स्टेटमेंट C इज करेक्ट। India uses CL rarely, so it is not a big issue. WIPO is an agency of UN. So thank you for watching and do like, share, subscribe, comment. एंड आप अगली वीडियो कौन सा आपका टॉपिक जो आपको लगता है इशू आ रहे हैं, डू टेल अस, वी विल प्रोवाइड you the best we can. Thank you.